दोस्तों मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल के अंदर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर रिटेल के बारे में। जब भी फ्यूचर रिटेल का नाम आता है तो यहां पे एक न्यूज़ दिमाग में आती है जो कि पिछले 18 मंथ से पूरे मार्केट डोमेन के अंदर चल रही है। और इस न्यूज़ के अंदर दो बड़ी कंपनीज और भी जुड़ी हुई हैं, जहां पे पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन का नाम आता है और इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिलायंस रिटेल का नाम आता है। यहां पे इन्वेस्टर्स के मन में बहुत से क्वेश्चन होते हैं और उन सब क्वेश्चंस का आज हम आंसर करने का ट्राई करेंगे। आज की वीडियो में कवर करेंगे कि फ्यूचर रिटेल कैसे स्टार्ट हुआ, वो इस स्टेज तक कैसे पहुंचा और आज के दिन में यहां पे क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ चल रहा है और इस पूरे इंसिडेंट से एज ए इन्वेस्टर आपको क्या क्या सीखने को मिल सकता है। चलिए कम टाइम लेते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्यूचर रिटेल के बारे में कि स्टार्ट कैसे हुआ। अगर आपको इसकी स्टार्टिंग के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि ये इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट रिटेल ब्रांड था जिसको स्टार्ट किया गया था किशोर बियानी के द्वारा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने और भी बहुत से ब्रांड बनाए, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये सब वो ब्रांड्स हैं जिनको फ्यूचर ग्रुप ओन करता है। यहाँ पे अलग अलग नाम होंगे जैसे कि ई जोन, बिग बाजार जो कि नाम आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, सेंट्रल, ब्रांड फैक्ट्री, ये सब वो नाम हैं जो कि फ्यूचर ग्रुप के अंदर आते हैं। फ्यूचर ग्रुप के बारे में और डिटेल में बात करें तो 2000 के अंदर ये पूरा ब्रांडेड रिटेल सेक्टर इवॉल्व हो रहा था और उस पूरे सेक्टर के अंदर फ्यूचर ग्रुप एक उन कंपनीज में से था जिसने इस पूरे सेक्टर को डेवलप किया था। आज के दिन में अगर मैं बात करूं तो फ्यूचर ग्रुप के पास 1500 स्टोर्स हैं जो कि 400 सिटीज के अंदर फैले हुए हैं। इसके अलावा किशोर बियानी को सैम वॉल्टन के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप सैम वॉल्टन को नहीं जानते तो उन्होंने वॉलमार्ट को स्टार्ट किया था। अगर हम मार्च 2018 की बात करें तो उस टाइम पे फ्यूचर रिटेल का जो शेयर प्राइस था वो 600 रुपीज के आसपास ट्रेड करता था। लेकिन अगर मैं आज की बात करता हूं तो इसका शेयर प्राइस अप्रोक्सीमेटली 31 रुपीज के आसपास ट्रेड करता है। अब क्वेश्चन आप सबके माइंड में आता होगा कि वो क्या चीजें थी जिनकी वजह से फ्यूचर ग्रुप, जो कि एक टाइम पे इस पूरे सेक्टर का शाइनिंग स्टार हुआ करता था, आज उस इतनी बुरी सिचुएशन में आ गया। चलिए अब डिटेल में बात करते हैं उन रीजंस के बारे में। उन रीजंस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझाना चाहूंगा पूरी क्रोनोलॉजी को। तो जब 2000 के अंदर फ्यूचर ग्रुप को स्टार्ट किया गया तो फ्यूचर ग्रुप काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था और अपने आप को काफी अच्छे से एक्सपेंड भी कर रहा था। और 2001 के अंदर ये एक ऐसा टाइम था जब यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आया जब फ्यूचर ग्रुप ने बिग बाजार को लॉन्च किया। और बिग बाजार आज तक का सबसे बड़ा सक्सेस था फ्यूचर ग्रुप का। और बिग बाजार की सक्सेस के बाद इन्होंने अपना और सेक्टर्स के अंदर भी अपने आप को पेनिट्रेट करने के बारे में सोचा, जैसे कि अपैरल और इसके अलावा रिटेल सेक्टर के अंदर। बाकी सेक्टर्स के अंदर पेनिट्रेशन करने के चलते इन्होंने एफबीबी, सेंट्रल और इसके अलावा होम टाउन को भी लॉन्च किया, जो भी इनका उस टाइम के अंदर काफी अच्छा सक्सेस माना जा सकता था। तो दोस्तों अभी तक जो कंपनी कर रही थी रिटेल सेक्टर के अंदर, अपैरल के अंदर, फर्नीचर के अंदर, वहां पे कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। लेकिन इसके बाद आता है 2007 जब फ्यूचर ने फ्यूचर जनरल इंश्योरेंस को लॉन्च किया। यानी कि इन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर घुसने का भी सोचा, जो कि यहाँ पे काफी बड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ, जो कि आप इनकी एक इंपॉर्टेंट गलती मान सकते हैं, जिसके बाद यहाँ पे एक बुरा दौर शुरू हुआ पूरी कंपनी का। उस टाइम पे दोस्तों ये कंपनी काफी अग्रेसिव तौर पे बढ़ रही थी। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि इन्होंने अपना इंश्योरेंस सेक्टर भी लॉन्च किया। तो पूरी एक्सपेंशन को इनको फंड करने के लिए यहाँ पे दो ही तरीके होते हैं, या तो कंपनी इक्विटी के थ्रू पैसा लेती है या कंपनी डेट के थ्रू पैसा लेती है। और यहाँ पे कंपनी ने चूज किया डेट का रूट और कंपनी ने डेट लेके अपने एक्सपेंशन को फंड करना स्टार्ट किया। जिसके बाद 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में तो आपको पता ही है। और 2009 के अंदर एक ऐसा टाइम आता है जब कंपनी को और एग्रेसिव डेट लेना पड़ता है ताकि ये अपने मार्केट शेयर को रिटेन रख सकें। डेट के अलावा यहां पे एक सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी आ जाती है। इस पूरे सेक्टर के अंदर दो इंपॉर्टेंट न्यू कंपनीज की एंट्री होती है। सबसे पहली कंपनी राधाकिशन दमानी की कंपनी डीमार्ट के नाम से आप बहुत अच्छे से जानते भी होंगे, जो कि काफी सक्सेसफुल वेंचर भी माना जाता है। और सेकंड एंट्री थी आज के टाइम में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक आर्म, जिसको रिलायंस रिटेल के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से फ्यूचर ग्रुप का कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इस इंडस्ट्री के अंदर। इसके बाद दोस्तों आता है 2012 जहां पे कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उस टाइम पे कंपनी अपना एक फेमस ब्रांड पेंटलून्स का 50.1% का स्टेक आदित्य बिरला को बेच देती है। इसके बाद भी कंपनी के ऊपर 12,000 करोड़ के आसपास का डेट बच जाता है, ये सारे स्टेप्स लेने के बाद भी, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट माना जा सकता है।
इसके बाद दोस्तों आता है पेंडेमिक का टाइम। पूरी इंडस्ट्रीज हर सेक्टर के अंदर बहुत बुरे टाइम से गुजर रही थी और इसके ऊपर भी बहुत बुरा असर हुआ। यहां तक कि किशोर बियानी ने एडमिट किया उस टाइम के अंदर 4 महीने के अंदर कंपनी को 7,000 करोड़ के आसपास का लॉस होता है, जिसके बाद कंपनी को लगता है कि वो सस्टेन नहीं कर पाएगी और अपने स्टेक को बेचने के बारे में सोचती है रिलायंस इंडस्ट्रीज को। अभी तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर ग्रुप स्टार्ट कैसे हुआ, ये बिजनेस क्या करता था। सेकंड स्टेप में हमने आपको ये बताया कि ये एक ऐसी सिचुएशन में कैसे पहुंच गया जहां पे इन्होंने सोचा कि अपने बिजनेस को बेच दें। अभी तक मैंने आपको ये बताया था कि किशोर बियानी ने अपने बिजनेस को रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेचने के बारे में सोचा। तो यहाँ पे अमेजन का नाम कैसे आता है, चलिए अब डिटेल में डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे अमेजन और रिलायंस की पिक्चर क्या है और आज के दिन में यहाँ पे क्या न्यूज चल रही है। अब मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर करता हूं कि अमेजन का नाम फ्यूचर रिटेल के साथ कैसे जुड़ा था। ये वो टाइम था जबकि फ्यूचर ग्रुप बहुत बुरे दौर से निकल रहा था, जिसके चलते इन्होंने बहुत बार अपने अलग अलग कंपनीज के स्टेक को भी बेचा था और इनकी कंपनीज के अंदर एक आर्म थी फ्यूचर कूपन्स के नाम की, जिनका इन्होंने 49% स्टेक अमेजन को बेचा था। और ये पूरी डील के अंदर दो और कंपोनेंट थे। पहला कंपोनेंट जिसके चलते 3.5% का स्टेक अमेजन को फ्यूचर रिटेल का मिला था और दूसरा कंपोनेंट था जो कि अमेजन को राइट देता था कि आने वाले टाइम में यानी कि अगले 3 से 10 साल में वो प्रमोटर का स्टेक बाय कर सकते हैं फ्यूचर रिटेल में से। इसके बाद आता है पेंडेमिक का टाइम, जो हमने अभी डिस्कस भी किया, जहां पे फ्यूचर रिटेल अपने पूरे बिजनेस को बेचने के बारे में सोचता है रिलायंस रिटेल को और ये पूरी डील कंफर्म की जाती है 3.4 बिलियन यूएस डॉलर्स में, यानी कि रिलायंस रिटेल इस पूरे बिजनेस को 25,000 करोड़ के अंदर खरीदने के बारे में सोचता है। और दोस्तों ये जो डील रिलायंस रिटेल और फ्यूचर रिटेल के अंदर होती है, इसको सीसीआई यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का अप्रूवल भी मिल जाता है। तो दोस्तों जब यहाँ पे रिलायंस की फ्यूचर को खरीदने की बात आती है तो अमेजन को इसके बारे में पता चलता है और उनको लगता है कि ये सही नहीं हुआ कि उनको पहली प्रायोरिटी नहीं दी गई फ्यूचर रिटेल को खरीदने की, जिसके चलते वो सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के अंदर एक अपील डालते हैं और जहां पे जो रिजल्ट आता है वो उनके फेवर में आता है और उस रिजल्ट को लेके वो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन डालते हैं और वो बोलते हैं कि इसके ऊपर स्टे लगाया जाए, जहां पे रिलायंस रिटेल फ्यूचर रिटेल को खरीदने वाली होती है। हाई कोर्ट के द्वारा स्टे लगने के बाद यहाँ पे फ्यूचर रिटेल अप्रोच करता है सुप्रीम कोर्ट को और वहाँ पे जाके बोलता है कि यहाँ पे एनसीएलटी के थ्रू जो प्रोसेस है उसको बहुत जल्दी से इवॉल्व किया जाए क्योंकि कंपनी की बुरी सिचुएशन के अंदर है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो भी पार्टीज पूरी ट्रांजैक्शन के अंदर इन्वॉल्व है, जैसे कि एनसीएलटी और इसके अलावा फ्यूचर रिटेल, रिलायंस रिटेल और यहाँ पे अमेजन का नाम आता है, तो बोलता है कि सभी को रुकने के लिए जब तक यहाँ पे सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ जाता। हाई कोर्ट अपनी पुरानी जजमेंट को स्टे कर देता है और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे एक फ्रेश स्टार्ट हो सकती है फ्यूचर रिटेल के एनसीएलटी के थ्रू आर्बिट्रेशन की। ये सब प्रोसेस के चलते यहाँ पे फ्यूचर रिटेल के ऊपर जो डेट था वो 5,300 करोड़ के ऊपर भी चला जाता है और यहाँ पे कंपनी के ऑफिशियल्स बोलते हैं कि जो डेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है वो लीगल रीजंस की वजह से बढ़ रहा है क्योंकि कंपनी का प्रोसीडिंग्स अभी तक हो नहीं पा रहा। यहाँ पे एक काफी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आता है जहां पे रिलायंस रिटेल जो कि लीजेस थी उनको अपने नाम पे ले लेती हैं, जिसके चलते वो यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप और इनके काफी सारे स्टोर्स को एसिमिलेट करना स्टार्ट कर लेती हैं। तो दोस्तों ये लीगली वैलिड भी है क्योंकि अगर सामने वाली काउंटर पार्टी यहाँ पे डेट का पेमेंट नहीं कर पाएगी तो रिलायंस लीगली इसको ओवरटेक कर सकती है, जिसके चलते रिलायंस ने अभी तक 1/3 स्टोर्स को पहले से ही ओवरटेक कर लिया है। तो ये अभी तक का सिनेरियो था पूरा रिलायंस और अमेजन के बीच में। ये फ्यूड अभी तक भी चल रहा है और आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा कि इसका क्या एंड रिजल्ट निकलता है। लेकिन आज के टाइम में 1/3 यहाँ पे जो स्टोर्स थे फ्यूचर रिटेल के वो रिलायंस रिटेल के अंडर जा चुके हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि इस पूरे इवेंट से एज अ इन्वेस्टर, एज अ बिजनेस आपको क्या सीखने को मिलता है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है डाइवर्सिफिकेशन का। जब भी हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की तो हमेशा डाइवर्सिफिकेशन की बात की जाती है कि आपको अपना रिस्क कम करने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को अलग अलग जगह पे करना पड़ता है। और बहुत बार बिजनेसेस क्या करते हैं कि अपने रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई करने के लिए अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन के एक एडवर्स इफेक्ट भी होता है जिसको बोलते हैं ओवर डाइवर्सिफिकेशन। ओवर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आप अपने कोर बिजनेस को छोड़ के बाकी बिजनेसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपका कोर बिजनेस होता है वो ब्लीड करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि वहाँ पे प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। वैसा ही कुछ हुआ फ्यूचर ग्रुप के साथ।
कि इनका कोर बिजनेस था रिटेल का, लेकिन उसके बाहर निकल के इन्होंने अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट किया, जिसकी वजह से इनके कोर बिजनेस पे इंपैक्ट आना स्टार्ट हो गया। और जब इन्होंने एक्सपेंशन करना स्टार्ट किया तो उस एक्सपेंशन को फंड करने के लिए इन्होंने बहुत सा डेट लेना भी स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों, जब भी डेट की बात की जाती है तो डेट नॉर्मली लो कॉस्ट का फंडिंग होता है, यानी कि उसका कॉस्ट कम होता है, जिसकी वजह से बहुत से बिजनेसेस अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए डेट का रास्ता चुनते हैं। लेकिन डेट के साथ बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए वो सही बैलेंस क्या है जो आपको रखना है डेट और इक्विटी का। तो जब भी आप डेट लेते हैं तो डेट एक लेवल तक बहुत सही होता है जो आपकी कंपनी की वैल्यूएशन को बढ़ाता है, लेकिन जब आपका डेट एक वैल्यू के बाद निकल जाता है तो आप उसको फंड करने के लिए आपका बिजनेस और ज़्यादा ब्लीड करना स्टार्ट कर देता है। वैसा ही कुछ हुआ फ्यूचर रिटेल के केस में कि इनका डेट अमाउंट इतने लेवल तक बढ़ता गया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि कंपनी को अपने कोर बिजनेसेस को बेचना पड़ा अपने डेट को पूरा करने के लिए। तो यहाँ से अपने को मेनली दो ही चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि डाइवर्सिफिकेशन एक लेवल तक सही होता है, और सेकेंडली डेट किसी भी कंपनी के लिए सही हो सकता है लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल तक। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन्वेस्टर्स इन चीज़ों के ऊपर फोकस रखेंगे जब भी आप आने वाले टाइम में कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या हमें अभी भी फ्यूचर रिटेल के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके अलावा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिसके ऊपर आप और वीडियोस देखना चाहेंगे। दोस्तों, हम ग्रो के ऊपर जो भी वीडियोस बनाते हैं वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। हम कहीं भी किसी भी वीडियो में बाइंग या सेलिंग का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते। हम ये वीडियोस बनाते हैं ताकि हम आप इन्वेस्टर्स को अवेयर कर सकें, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लेके इन्वेस्टमेंट कर सकें। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.